डोंट हैव पेन नहीं है। नहीं मैंने कहा अपनी सहूलत को रखो है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज़ लिखनी है उसका एक टाइम पे नहीं होता है अपने लिए आउटलाइन फिर मैं ले आती हूँ उसको बता देंगे यहाँ पे पड़ा होगा। इसमें शो हो रहे कितने हो गए किसे लाइव जा रही है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और मैं आप सबके कमेंट्स देख रही हूँ, पर पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगी, आपको कुछ CSS से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दूँगी। उसके अलावा क्या इसके पर्क्स हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं, और हाउ यू कैन क्रैक CSS एंड व्हाट आर इट्स ऑप्शनल्स, व्हाट आर कंपल्सरीज। मैं इन सब के बारे में पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करूंगी जो कि डेफिनेटली मेरे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मेरा नाम मुंतहा अज़हर है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस CSS 2020 में 24th पोजीशन हासिल की है और मेरी एलोकेशन हुई है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। दैट इज़ द मोस्ट डिज़ायर्ड एंड द मोस्ट प्रिविलेज्ड ग्रुप ऑफ CSS। आई एम नॉट सेइंग दैट कि बाकी में कुछ कम प्रिविलेजेस हैं, सबके किसी के कुछ प्रिविलेजेस हैं, किसी के कुछ पर्क्स हैं, लेकिन दिस इज़ द ग्रुप दैट इज़ द मोस्ट डिज़ायर्ड। और ये भी वेरी करता है कि कुछ लोग हैं उनको पुलिस सर्विस पसंद होती है, कुछ उनको फॉरेन सर्विस पसंद होती है, कुछ उनको पैस, कुछ कस्टम्स, सब डिफरेंट उनकी होती हैं अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स। लेकिन इट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, सो आई एम थैंकफुल टू अल्लाह कि मुझे मेरी प्रायोरिटी के मुताबिक पोजीशन मिली है। एंड सेकेंडली आई एम अबाउट टू टेल यू अबाउट व्हाट इज़ वेयर आई बिलोंग टू एंड मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन है, मैंने कहाँ से प्रेपरेशन की, कब शुरू की, एंड कब इसके बारे में प्लान किया कि मैं CSS करूँगी। फर्स्टली मैं जो हूँ, मैं शेखुपुरा से बिलोंग करती हूँ, जो कि दैट इज़ अ डेवलप्ड एरिया। तो एज सच मुझे एजुकेशन में कोई इनकन्वीनियंस नहीं थी। मैंने शुरू से अपने मैट्रिक जो है वो मैंने शेखुपुरा से ही किया। वहाँ का एक रेनाउंड स्कूल है पंजाब पब्लिक स्कूल, वहाँ से मेरा मैट्रिक है। उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स से है। मैंने BS ऑनर्स किया हुआ है आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर। उसके अलावा जो है, उसके बाद मैंने फादर का एक्चुअली ये ड्रीम था कि मैं CSS करूं और ही वांटेड टू सी मी एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। उनको सिर्फ CSS का ड्रीम नहीं था, पैस उनका ड्रीम था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा किया है और आई एम रियली ग्लैड कि मैं अपने पेरेंट्स की विश को पूरा करने के काबिल हुई। उसके बाद मेरी प्रोफेशनल करियर की बात है तो मैंने सबसे पहले निशात लिनन के अंदर एज अ फैशन डिज़ाइनर जॉब की है, जो मैंने कुछ मंथ्स के बाद ड्यू टू सम इनकन्वीनियंस मैं उसको
परसू नहीं कर सकी। डिस्टेंस के इश्यूज़ थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ये वो। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। उसके बाद जो है मैंने प्लान किया कि मैं CSS करती हूँ, क्योंकि सिंस एक्चुअली आई हैड टू डू दिस, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना प्रोफेशनल करियर पहले डेवलप करना चाहती थी। पर बाद में मैंने सोचा कि चलो अब जॉब तो छोड़ दी है, अब जो असली अपना ड्रीम है उसको पूरा किया जाए। और इसके लिए मैंने पहले खुद से एक्सप्लोर किया, चीज़ों को देखा। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि CSS कॉमनर्स नहीं कर सकते, कॉमन लोग जो होते हैं जो मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं या जिनका एक नॉर्मल बैकग्राउंड होता है, नॉर्मल एजुकेशनल करियर होता है, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ और मैं सिर्फ कॉमन्स के लिए एग्जांपल हूँ, क्योंकि मेरा सब कुछ कॉमन था। ना ही मैं ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली से मेरा कोई ताल्लुक है, ना ही मेरे आगे पीछे कोई ब्यूरोक्रेट था, ना ही ऐसा है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं। माई फादर इज़ एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। तो ऐसा तो ये मेरा ख़ुद का ही प्लान था कि मैं इनिशियली सब कुछ खुद ही से एक्सप्लोर करूँ, खुद ही से देखूँ कि क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और उसके अकॉर्डिंग करूँ। मैंने अपना जर्नी जब स्टार्ट किया तो मैंने एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब शुरू कर दी, और साथ में मैं कुछ बुक्स को एक्सप्लोर करी थी कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ सकती हूँ। डेफिनेटली आप सब लोग भी ये सोचते होंगे कि सब्जेक्ट्स वो हैं जो कि कभी आपने पढ़े नहीं हैं। 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से 6 तो कंपलसरी होते हैं और 6 ऑप्शनल्स होते हैं। उसके लिए भी FPSC ने जो कि ये एग्ज़ाम CSS का कंडक्ट करती है, उसने वेरियस ग्रुप्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन 7 ग्रुप्स होते हैं, एंड इट इज़ मैंडेटरी कि आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा किसी एक ग्रुप में से ऑप्ट नहीं कर सकते। आपको उन लिमिट्स में रहते हुए अपने लिए ऑप्ट करना पड़ता है सब्जेक्ट जो कि आपकी कन्वीनियंस के मुताबिक हो। ठीक है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैच नहीं भी करता तो एटलीस्ट आपकी डिवोशन हो, आप उसको पढ़ सकते हो। तो सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि CSS का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस तरह ये भी कहा जाता है, कोट है कि सक्सेस हैज़ नो शॉर्टकट, तो डेफिनेटली CSS का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट स्टडी होती है, लेकिन वो हार्डवर्क के साथ ही होती है, हार्डवर्क के बगैर कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात ये कि CSS करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन के बगैर आप बिल्कुल CSS नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये एक कोई डिग्री नहीं है जो कि डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि अगर आपने एडमिशन लिया है तो अल्टीमेटली आपको कोई डिग्री मिलेगी। डिग्री नहीं भी मिलेगी आपको, या आप क्वालिफाई कर गए या नहीं क्वालिफाई किया तो वो रिस्क होता है। अगर क्वालिफाई करके तो डेफिनेटली सारे पर्क्स, सारे प्रिविलेजेस आप एंजॉय करोगे, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप एक सोशली रिकग्नाइज्ड, वाइडली सोशली रिकग्नाइज्ड जॉब इन पाकिस्तान ये कंसिडर की जाती है, तो आपको वो भी मिल जाती है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो बहुत सारी इस रिस्क की वजह से अपना ख्वाब नहीं पूरा कर सकते, या वो सही तरह से टाइम नहीं दे पाते। वो साथ साथ जॉब्स कर रहे होते हैं, साथ वो पढ़ भी रहे हैं, और उनको ये भी है, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको अल्लाह ताला पे ही बिलीव करना पड़ता है, क्योंकि जो मेरे ख्याल में तो जो टॉपर है उसको भी ये नहीं पता होता कि वो टॉप करेगा, और जो एलोकेट नहीं होता या क्वालिफाई नहीं करता उसको भी नहीं पता होता। मैं इसमें आपके लिए एक अपना इंसिडेंट कोट करूँगी कि जब मेरा रिटर्न का रिज़ल्ट आया था तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं पास हो जाऊँगी। बेशक ये मेरी सेकंड अटैम्प्ट थी, मैंने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट 2017 में दी थी, जो कि इससे ज़्यादा प्रेपरेशन से दी थी। इसमें मेरी प्रेपरेशन कंपैरेटिवली कम थी। मैंने जब एडमिशन भेजा अक्टूबर के अंदर, नवंबर में फाइनली मैंने अपनी तैयारी शुरू की, और उसके साथ मैं अपना कुछ करियर का प्रोफेशनली फ्रीलांसिंग वगैरह करती हूँ, तो मैं अपना सब वो भी साथ में लेकर चलती रही। लेकिन मुझे ये था कि अब जो करना है मेहनत खुद ही से करनी है। मैंने घर बैठ के 3 महीने बिल्कुल कम्प्लीटली कमरे में बंद होकर, जिसको पढ़ाई कहते हैं, मैंने वो की, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस थी। मुझे पता था कि मैं प्लान थी, कम्प्लीटली विजन और कम्प्लीटली प्लान थी कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कैसे लेके चलना है। ऐसे के लिए डेफिनेटली आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो आप चाहे फर्स्ट दे रहे हो, सेकेंड दे रहे हो, थर्ड दे रहे हो, आपको होती है। इसके लिए मैं भी टीचर्स के पास गई थी, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप अपने लिए अच्छे मेंटर्स ढूंढें। मेरा अगर इस पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैंने अपने पूरे करियर में जो 2017 में प्रेपरेशन की या 2019 में जो दोबारा की, तो मेरे पास 2 टीचर्स हैं जो कि डेफिनेटली मेरी सक्सेस उनकी वजह से ही है, तो मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। एक है मैम ज़हरा, जो कि ख़ुद उनका अपना एक वो वेटरनरी इंग्लिश टीचर हैं, बहुत से लोग डेफिनेटली उनको ऑलरेडी जानते होंगे। शी रिमेन्ड एसोसिएटेड विद किप्स फॉर अराउंड 5 to 6 years और मे बी मोर देन दैट। उसके अलावा एक और हैं सर मुराद, अल्लाह उनको
जन्नत में आला मुकाम अता करें। उनकी डेथ हो चुकी हुई है, तो आप सब उनके लिए दुआए मगफरत करें। वो एक टीचर नहीं थे, वो एक डिप्लोमेट थे, लेकिन उन्होंने मुझे क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करना, उन्होंने मेरे परसेप्शन बिल्डिंग में बहुत मुझे हेल्प आउट किया। उन्होंने बेशक ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत लंबी अरसे के लिए उनके पास जाती रही हूँ। ही चेकड अराउंड 4 to 5 ऑफ माई एसेस, लेकिन उन्होंने मेरी इतनी अच्छी गाइडेंस की कि मुझे लगा कि इसके बाद अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये गाइडेंस के बाद अब दूसरी बात आती है बुक्स की, सब्जेक्ट सिलेक्शन की। तो सबसे पहले जो बुक्स हैं सीएसएस के अंदर अराउंड जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी मार्केट्स के अंदर। इतनी ज़्यादा आपको खुद भी नहीं समझ आ रही होती कि आप कौन सी लें। कुछ आपको की बुक्स की फॉर्म में लाइक प्रिपेयर्ड मटेरियल मिलता है, कुछ आप लोगों की ऐसी बुक्स होती हैं कि जिस तरीके से आपने लाइक रिकमेंडेड बुक्स हैं, कोई बहुत बड़े राइटर्स हैं, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट प्ले करना होता है कि आप क्या ऑप्ट करते हैं, क्या सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंपल्सरीज की बात करूँगी, उनकी बुक्स के बारे में आपको बताऊँगी, और उसके बाद मैं ऑप्शनल्स के बारे में बात करूँगी। जिस तरह ऐसे का तो मैंने आपको बता दिया कि आपको उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पहले दिन से आपको प्रैक्टिस करनी होती है और आखिरी दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब तक कि आप पेपर में अपेयर नहीं हो रहे। अगर मैं आपको अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताऊं तो लोग कहते हैं कि एंड में आप ज़्यादा रिवीजन करें, पढ़े नहीं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आखिरी 10 दिन कंप्लीट, 5 दिन कंप्लीट एसेस और 5 दिन पैराग्राफ्स की फॉर्म में आउटलाइंस मैंने अपने आप को प्रैक्टिस में रखा है। मैंने रिवीजन भी की, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे अपने, बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे मेरे पास, वो मैंने प्रिपेयर किए हुए थे, उनको मैंने रिव्यू किया। जो इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें थी मैंने वो देखी। आखिर में मैं कोई लिबोरियस स्टडी नहीं की, क्योंकि मैं चाहती थी जितना कुछ है वो अच्छी तरह रिटेन्ड रहे, क्योंकि अल्टीमेटली अपने क्वेश्चन तो एक पेपर में 4 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। इससे ज़्यादा आपके पास लिखने का भी कोई मार्जिन नहीं होता। 2.5 घंटे का आपके पास टाइम पे होता है पूरा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने सारे क्वेश्चंस मैनेज करने होते हैं। उसके अलावा बुक्स की ये बात है कि डेफिनेटली आप हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक बुक चाहिए होती है। आप एक बुक ले सकते हैं, जिससे बहुत सारी की बुक्स इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। आप उनमें से कोई अच्छी, जिसमें आप पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, एक ओवरव्यू के लिए आप बुक्स लें अपने उसके लिए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए तो मैं आपको मैगजीन्स के बारे में भी बताती हूँ। उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, इस्लामियत के लिए, सब के लिए आप एक एक बुक ले लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बुक्स की तरफ जाएंगे ना तो आप अपनी डायरेक्शन लूज़ कर देंगे। इस तरीके से ये स्मार्ट प्ले है। अगर आपने यहाँ पर अपने आप की डायरेक्शन लूज़ कर दी ना, तो फिर आपको वापस अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में, अपना टाइम मैनेज करने में और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि डेफिनेटली ये टॉपिक्स जो सीएसएस के होते हैं, कोई छोटे टॉपिक्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कश्मीर इशू के बारे में बताऊँ तो इसके ऊपर तो बुक्स की बुक्स अवेलेबल है, लेकिन अब डेफिनेटली आप सब बुक्स नहीं पढ़ सकते। आपको उसमें से अपने लिए एक सर्टन मटेरियल चाहिए। आप कोई पीएचडी करने नहीं जा रहे, आप कोई रिसर्च लिखने नहीं जा रहे, आप सीएसएस का पेपर अटैम्प्ट करने चाह रहे हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ एक टॉपिक नहीं, आपको मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में साइमल्टेनियसली काफ़ी सारा नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए आप अपने फैक्ट एंड फिगर्स, उन सब चीज़ों का एक पेपर प्रिपेयर करें। और उसके अलावा जो है, जो बुक्स का हिसाब है, बुक की स्ट्रेटजी ये होती है कि आप एक तो की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने लिया, आपने उसको ओवरव्यू किया, पढ़ा। उसके अलावा आप 2 से 3 ऐसी बुक्स लें जो कि बहुत बड़े बड़े ऑथर्स की हैं। जिस तरीके से अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बुक है तो वो एक, सॉरी उसका नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, एक राइटर है, उनकी रिकमेंडेड बुक है। आप उनके करंट अफेयर्स के सिलेबस में लिखेंगे तो देखेंगे वहाँ पर वो वाली बुक आप ले लें। उसमें से आप अपने लिए कोट्स और इडियम्स निकालें, कोट्स निकालें, और फिर उन कोट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। आप उन कोट्स को, मैं आखिरी दिन जाते हुए अपने कोट्स पढ़ के गई थी, जो भी क्वेश्चन थे मैंने उसमें वो कोट्स डाले थे, लेकिन रेलिवेंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो कोर्स की भी अहमियत है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की भी अहमियत है, पेपर प्रेजेंटेशन की भी अहमियत है। अब उसके अलावा जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है सीएसएस के अंदर, वो 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। सबसे पहले बिगनर्स के लिए स्पेशली सबसे पहले इंग्लिश के ऊपर, और उसके बाद आपकी क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर। इंग्लिश जो है वो आप जो इंग्लिश के बारे में आप बिल्कुल भी जब तक आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आपकी बेसिक नॉलेज बिल्ड नहीं है, आपके सेंटेंसेस ठीक नहीं है, आप ग्रामेटिकली ठीक नहीं लिख रहे, तो आप कभी भी सीएसएस का पेपर पास नहीं कर सकते। और ये ऐसी भी चीज़ नहीं है कि आप 1-2 महीने बैठे हैं, आपने जल्दी जल्दी सारा सिलेबस कवर किया जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स के साथ होता है, तो आप ये भी कर लेंगे। इंग्लिश का जो सिलेबस है, तो उस इंग्लिश का ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। आपको अपनी इंग्लिश की बेसिक्स बिल्ड करनी है, एक फाउंडेशन बिल्ड करनी है।
तो इसके लिए जहाँ मैं आईसेप के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रही हूँ, इनके पास भी फैसिलिटी अवेलेबल है। 5 मंथ्स का ये कोर्स करवा रहे हैं, जिसके अंदर पहला मंथ ये कम्प्लीटली इंग्लिश फाउंडेशन के ऊपर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ नहीं है कि इंग्लिश राइटिंग और आपकी वो पूरी सेंटेंस मेकिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आप आखिर में सीख लें। वो आपको पहले सीख के फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करके अपनी राइटिंग के अंदर मैच्योरिटी लानी होती है। दूसरी चीज़, मैंने आपसे क्रिटिकल एनालिसिस की बात की, तो क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो मैच्योरिटी आती है आपकी राइटिंग से, और दूसरी बात ये कि आपकी अच्छी बुक्स पढ़ने से। की मटेरियल, की सोर्सेज पढ़ने से नहीं आती, जब आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और फिर वो भी स्मार्टली पढ़नी पड़ेंगी। आपने हर चीज़ नहीं पढ़नी, क्योंकि सिंस आपके पास 12 सब्जेक्ट्स हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज़ पढ़ रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। आपको सर्टन 6-7 माह 8 माह जो कि आइडियली CSS के लिए काफ़ी होते हैं, उसमें आपको तैयारी करनी है। तो आप उनमें से रेलिवेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ें। जिस तरीके से अभी मैंने अब्दुल सत्तार की फॉरेन पॉलिसी की बुक की बात की, तो कश्मीर इशू है, आप कश्मीर इशू को देख लें, उसमें से अच्छे 2-3 कोट्स निकाल लें, उसको आप साइडलाइन कर लें। वही कोर्स आप जो हैं करंट अफेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और इंग्लिश ऐसे में भी आप यूज़ कर सकते हैं इन केस कि आपको कोई ऐसे आ गया। जिस तरीके से इस दफ़ा था कि प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर या कुछ कश्मीर के सोल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली आपके वो कोर्स जो हैं इस एग्जामिनर को ये फील करेंगे कि ये बच्चे ने डिस्टिंक्टिव तैयारी की है, इसने इस तरीके से पढ़ा, इसने इलेबोरेटिवली पढ़ी इन चीज़ें, ठीक है, इसको इन चीज़ों का आइडिया है और ये किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है। उसके अलावा ये एक कोर्स की प्रैक्टिस हो गई, ये आपकी क्रिटिकल एनालिसिस में आपको मदद करती है। उसके अलावा आप एक हर क्वेश्चन से रेलिवेंट आप अपना एक विजन, एक स्टांस बिल्ड करते हैं। लाइक अगर मुझे कश्मीर इशू का कोई सोल्यूशन लगता है कि क्या सोल्यूशन है, कि मैं अगर कहूँ चनाब फार्मूलाज का सोल्यूशन है या फिर एक प्लेबिसाइड सोल्यूशन है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर प्रिपेयर घर से करके जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मटीरियल आपका यूज़ होगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं प्लेबिसाइड का कहती हूँ, तो मुझे UN की रेजोल्यूशंस की डिटेल्स 38, 39, रेजोल्यूशन 47 क्या ये कहती हैं, इनमें क्या हर्डल्स हैं, और कश्मीरी किस हद तक ये चाहते हैं कि प्लेबिसाइड हो, इंडिया किस हद तक ये चाहता है, पाकिस्तान किस हद तक चाहता है, तो मुझे इससे रेलिवेंट कंप्लीट फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास मौजूद होने चाहिए। आइडियली यही आपके क्वेश्चन को अच्छा बनाते हैं, और ये क्रिटिकल एनालिसिस सिर्फ अच्छी बुक्स पढ़ने से, हाईली रिकमेंडेड ऑथर्स की बुक्स पढ़ने से और उसके अलावा राइटिंग से आता है। इसी वजह से मैं आज भी सबको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही रिकमेंड करूँगी कि सब लोग जो हैं वो राइटिंग प्रैक्टिस फौरी तौर पर शुरू कर दें, क्योंकि अभी आप लोगों के पास सिर्फ 8 या 9 माह हैं अपने प्रेपरेशन के लिए। जब आप आज से लिखना शुरू करेंगे तो आपका लेवल ऑफ मैच्योरिटी ये होगा कि आपके सामने पेपर आया तो आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके मेंटली, इंटरनली आपकी मेंटली एक आउटलाइन फ़ौरन बिल्ड हो जाएगी जब आप क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपने वैसी कोई ना कोई प्रैक्टिस की होगी। तो ये तरीका है क्रिटिकल एनालिसिस का। तीसरी बात जो CSS में क्वालिफाई करने के लिए और स्मार्ट प्ले करने के लिए ज़रूरी है, वो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही एग्जामिनर है जो कि आपकी 20,000 या 15,000 पेपर चेक कर रहा है, तो आप ऐसा क्या उस पेपर में कर रहे हैं कि आपका वो पेपर बाकी सबसे डिस्टिंक्टिव हो। इसके लिए बहुत से तरीके हैं। आप मैप्स किस तरह बनाते हैं, आप थोड़ी सी मैप्स की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। उसके अलावा आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, ठीक है। उसके अलावा पाई चार्ट्स होते हैं, जिस तरीके से कोई मैं एनर्जी का इशू फॉर इंस्टेंस मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं एनर्जी मिक्स किया पाकिस्तान का, मैं उसको एक पाई चार्ट की फॉर्म में बता सकती हूँ। ये लिखेंगे सब, जो भी उनकी परसेंटेज है कि हमारे यहाँ फ्यूल कौन सा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हमारा रिन्यूएबल है, कितना नॉन रिन्यूएबल है, तो आप उन सब चीज़ों के बारे में लिख तो सब देंगे, लेकिन एक बंदा जिसने बहुत अच्छा चार्ट बना के, एक पाई चार्ट बना के, उसके अंदर एरियाज़ को डिवाइड करके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली के नीचे अपना सोर्स डाल दिया, फॉर इंस्टेंस वर्ल्ड बैंक या हमारा IMF का या पाकिस्तान को कोई इंटरनल सोर्स, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का सोर्स, तो डेफिनेटली एग्जामिनर को वो ज़्यादा पसंद आएगा कंपैरेटिवली उस बच्चे से जिसने उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया। तीसरी, अब ये इसमें फ्लो चार्ट्स हो गए, इसमें ये आपकी मैप्स वगैरह हो गए, डायग्राम्स बनाएं। उसके अलावा आप इसमें कोट्स यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप अपने पेपर को कोट्स से भर दें। अगर आप ज़्यादा कोट्स लिखेंगे तो वो कहीं से भी आपका एनालिसिस नहीं लगेगा, वो लगेगा आप किसी और की लर्न चीज़ जो है उसको यहाँ पे वॉमिट आउट कर रहे हैं।
आप उसको सिर्फ अपना एनालिसिस, अपना स्टांस बताएं और उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग जो कोट्स फिट होती हैं एक आध कोट आप डालें। आइडियली अगर मैं अपने ही पेपर के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो मैंने एक पेपर में 5 to 6 कोट्स यूज़ किए होंगे। आप ये कह सकते हैं कि पर क्वेश्चन 1 या 2 कोट, ठीक है, ये बहुत है। इससे बस एग्जामिनर को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास हर किस्म का नॉलेज है, आपने बुक्स भी पढ़ी हैं, आप करंट चीज़ों से भी अवेयर हैं और आपको इश्यूज़ की भी अंडरस्टैंडिंग है। थर्डली आपकी स्टांस भी अच्छा है और लास्टली आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। इसके बाद आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए और वही इंग्लिश ही फिर बात आ जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं और जिसकी वजह से लोगों के ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते। लोग 700 सवा 700 नंबर बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो ले लेते हैं, लेकिन इंग्लिश की वजह से वो अपने जिनकी सारी एफर्ट जो है वो ज़ाया हो जाती है। इंग्लिश सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैं बाकी लोगों की तरह आपको ये तो नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपको ऐसे ही लिखने की ज़रूरत है। मैं आपको कहूँगी कि आप हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देख लें। हर दफ़ा ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप एक ऐसे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो आपके ऐसे की ही प्रैक्टिस है, आपकी इंग्लिश ही इंप्रूव हो रही है। और मैं आपको एक सही बात बताऊँ, अगर एग्जामिनर पेपर देखेगा ना, वो पाकिस्तान अफेयर्स का भी पेपर है ना, आपकी फ्रेगमेंटेड इंग्लिश है, आपका फ्रेगमेंटेड पेपर है, आपकी डिसऑर्गेनाइज्ड राइटिंग है, तो वो एग्जामिनर को भी पसंद नहीं आएगी। उसके पहले से ही मूड ख़राब हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि पेपर ये CSS का दे रहा है और राइटिंग स्टाइल इसका क्या है। तो वो इस चीज़ की पहली चीज़ है जो कि आपका नेगेटिव इंप्रेशन बिल्ड करेगी। सो इंग्लिश पे आप मैक्सिमम काम करें। इसीलिए ICEP की मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया कि उनके पास एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है, जो कि एक्चुअली उनके कंप्लीट जो CSS का कोर्स है उसके इनिशियल में ही पहले मंथ के अंदर वो आपकी फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। अगर आपकी फाउंडेशन बिल्ड है ना तो आप खुद घर बैठ के भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट मेंटर्स की ज़रूरत होती है जो कि आपको बताएं कि आपका एनालिसिस अच्छा है, बुरा है, आप सही लिख रहे हैं या कहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में इशू है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आपके कोई इशू नहीं आना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। क्रिटिकल एनालिसिस सेकंड है, लेकिन आपकी इम्प्रूव्ड इंग्लिश, आपकी मैच्योर इंग्लिश इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये हो गया आपकी वो टिप्स, वो ट्रिक्स कि जो कि एक अच्छा पेपर करने के लिए ज़रूरी होते हैं और ACSS को क्वालिफाई करने के लिए कंपल्सरी आप इसको नेसेसरी एलिमेंट्स समझें। इसके बाद बात है ऑप्शनल्स की। बहुत से लोगों को बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कि ऑप्शनल्स हम लोग क्या रखें, हम अपनी क्वालिफ़िकेशन हमारी कुछ और है, हम तो ये पढ़ नहीं पाएंगे, पता नहीं मास्टर्स लेवल की कुछ ये चीज़ें हैं, तो हम इसके बारे में अब क्या करें, हमारे पास सोर्स नहीं है, बुक्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊं CSS के जो ऑप्शनल्स हैं वो कंपैरेटिवली ईजी हैं कंपल्सरी से, क्योंकि उनकी प्रेपरेशन आप खुद भी कर सकते हैं। आइडियली आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, और दूसरा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिहाज से अगर आपके कोई मैच करता है, फॉर इंस्टेंस यहाँ बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स का पूछ रहे हैं, अगर उनका इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड है और उनको कोर्स आउटलाइन अच्छी तरह समझ में आती है तो उनको ऑप्ट करना चाहिए। इवन दो कि अगर उनको कोई टीचर नहीं भी मिल रहा तो उनको ऑप्ट करनी चाहिए। जब उनको ये पता है कि मैंने अपने कंपल्सरीज के अंदर अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली वो पेपर अच्छा प्रेजेंट करेंगे, अच्छी उनकी राइटिंग स्टाइल होगा अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में या बाकी भी। इसी तरीके से कुछ बच्चों ने ऑडिट एंड अकाउंट्स पढ़ा होता है, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो उसको भी पढ़ते हैं। इस दफ़ा की अगर हम टॉपर की बात करें तो उनके भी कुछ इसी किस्म के सब्जेक्ट्स थे, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स रखा हुआ था। यूजुअली ये सब्जेक्ट नहीं रखा जाता, लेकिन आप देख लें कि एक बच्ची ने स्टैटिस्टिक्स रखा और उसने टॉप भी किया है। डेफिनेटली उसने इतने नंबर लिए होंगे तो उसने टॉप किया है। तो ये उसकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटी की बात है और उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। दूसरी बात, इसी तरीके से 2017 के क्वालिफायर है लारिब असलम, जिनकी 10th पोजीशन थी। उन्होंने ख़ुद भी इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट टॉप किया था। तो ये सारी मिथ्स हैं कि आप ये सब्जेक्ट रखें तो होता है आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, ये कम। डेफिनेटली कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये भी मैटर करता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। ये मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया। अब आइडियली दो तरह के होते हैं ऑप्शनल्स जो लोग रखते हैं। सबसे पहले एक जो यूजुअली चल रहे हैं दो ग्रुपिंग्स, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको अपने ग्रुप के बारे में बताती हूँ। मेरा पॉलिटिकल साइंस था जो कि मैंने 200 मार्क्स का रखा हुआ था, और एज अ प्रैक्टिस मैंने इसमें मास्टर्स भी किया है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, एंड आई गॉट फर्स्ट डिवीजन इन दैट एग्जामिनेशन ऑफ माई मास्टर्स।
मैंने सारी प्रिपरेशन खुद की थी। मैंने अपनी जो ऑप्शनल्स हैं उनकी CSS के लिए भी प्रिपरेशन खुद की है, और मैंने अपनी मास्टर्स में भी प्रिपरेशन खुद की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स का आइडिया होने के बाद मुझे कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं पड़ी। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, लेकिन अब जब आप खुद से अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे सोर्सेज पढ़ें, तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। दूसरी बात ये कि इसके लिए गूगल है, आपके पास इंटरनेट है। आजकल कौन सी चीज़ मुश्किल है, आराम से आप, अगर आपको डेमोक्रेसी समझ नहीं आ रही, अब डेमोक्रेसी लिखें। आपको कॉलोनियलिज्म समझ नहीं आ रहा, आप सिर्फ टाइप करें, आपको बहुत आसान वर्ड्स में बहुत अच्छी डेफिनेशंस और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स आपको मिल जाएंगी। आपको प्रॉस कॉन्स डेमोक्रेसी के क्या हैं, डिक्टेटरशिप की क्या नेगेटिविटीज़ हैं, वो सब के सब आप लिखें, आपको इन्यूमरेटेड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ये कोई मसला नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज़ नॉट अ टफ जॉब। उसके बाद दूसरा मेरा सब्जेक्ट था इंडो पाक हिस्ट्री। ये सब्जेक्ट भी इस दफ़ा काफ़ी हिट हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पेपर को भी पास कर पाई, क्योंकि इस दफ़ा काफ़ी लो रेशो बताई जा रही है लोगों की जिन्होंने इंडो पाक पास किया है। इंडो पाक भी मैंने अपनी पर्सनल प्रेफरेंस, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से रखा था। ये यूजुअली ऑप्ट नहीं लोग करते, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो मैंने ये सब्जेक्ट रखा, और ये मेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। इनफैक्ट इस सब्जेक्ट ने तो मुझे अपने इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प आउट किया, सिंस एग्जामिनर्स वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, स्पेसिफिकली इंडो पाक हिस्ट्री। तो मेरा आधा इंटरव्यू जो था वो इंडो पाक हिस्ट्री में से था। उसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट मेरा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो भी मैंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बेसिस पे रखा था, क्योंकि मुझे लगता था कि सिंस आई वांट टू गो इन पैस, तो मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए। तो इससे मेरी पहले से ही इतनी बिल्डिंग हो जाएगी मेरे अपने नॉलेज की, कि मुझे चीज़ों को हैंडल करने में आसानी होगी। आपका सिर्फ प्राइम पर्पस पेपर पास करना नहीं होता, आपने एक नेशन को सर्व करना है। आपकी उस तरह का विजन होना चाहिए, और वो विजन आपको, जब आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं तो ही आप बिल्ड कर सकते हैं। चौथा सब्जेक्ट मेरा जेंडर स्टडीज़ था, जो भी मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी, और पंजाबी भी। जब मैंने पंजाबी ऑप्ट किया तो पंजाबी सिंस आई मैं पंजाबी मुझे आनी चाहिए, लेकिन मैं पंजाबी घर में नहीं बोलती, तो मुझे कोई पंजाबी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है बोलने के लिहाज से, ना मैंने कभी लिखी। मुझे लगा कि पंजाबी स्कोरिंग है तो मुझे रखना चाहिए। तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हुई, बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती थी। मैंने पूरी एक डिक्शनरी ख़रीदी पंजाबी की, लेकिन मैंने पंजाबी ऑप्ट किया, और पंजाबी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको भी पास कर पाई, क्योंकि मैंने इस इंटरेस्ट से पढ़ा था कि मैंने यही करना है, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये मुझे हेल्प आउट करेगा अपने अल्टीमेटली अच्छे मार्क्स लेने में। सो दिस इज़ अबाउट माई ग्रुपिंग। उसके अलावा एक और ग्रुपिंग होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, US हिस्ट्री की, और उसके अलावा लोग रखते हैं क्रिमिनोलॉजी, बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं, जेंडर स्टडीज़ रखते हैं, और पांचवा सब्जेक्ट पंजाबी ही यूजुअली रखा जाता है, या लोग सोशियोलॉजी रख लेते हैं। तो ये दो रिनाउंड ग्रुपिंग्स हैं, और ये दोनों ग्रुपिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, लाइक आपको स्कोर करने में हेल्प आउट करती हैं, अच्छा स्कोर करने में। और उसके अलावा IR हो या पॉलिटिकल साइंस हो, ये दोनों सब्जेक्ट्स इस किस्म के हैं जिससे आपके बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प आउट हो रहा होता है, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, इवन कि इस्लामियात में भी हेल्प आउट हो रहा होता है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है, वह पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामिक पर्सपेक्टिव से पूरा सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है कि इस्लामिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपका एक पूरा चैप्टर वहाँ पर भी कवर हो रहा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई लर्न अनटिल नाउ, कि किस तरीके से लोगों को प्रेपरेशन करनी चाहिए। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देखूँगी और उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम आंसर कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स के बारे में स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डॉक्टर सुल्तान खान हैं, उनकी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बुक है, और एक बुक है विद रेलिवेंस टू पाकिस्तान। मैंने ये दोनों बुक्स पढ़ी थी। उसके अलावा तीसरा मैंने उसका यूज़ किया था गूगल। डेफिनेटली मैंने कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पर जाके, तो क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर ज़्यादा कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है, और इसमें आपको सारी एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए। आपको जितनी कमेटीज़ हैं पाकिस्तान के, फॉर इंस्टेंस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आपकी पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल लोगों का क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये आप अल्टीमेटली इसका कुछ हद तक लिंक पॉलिटिकल साइंस से भी होता है। सो दिस इज़ हाउ ये इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट्स हैं, और दो बुक्स काफ़ी हैं अगर आप उनकी पढ़ें। इसके अलावा अगर आप एक ई बुक लेना चाहते हैं जो उन टॉपिक्स को कवर कर सके जो डॉक्टर सुल्तान खान की बुक नहीं कर रही, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी आप करंट स्टेट्स, करंट फ्रैक्चर फिगर्स, वो आपको ऑप्शंस में भी चाहिए होते हैं और कंपल्सरीज में भी चाहिए होते हैं।
अच्छा, उसके अलावा एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया है, निम्रा ने, कि अगर मैं अभी स्टार्ट करूं तो पॉसिबल है 2022 के अटेम्प्ट देना? डेफिनेटली पॉसिबल है। मैंने आपको अभी यही बताया कि 7 to 8 मंथ्स आर इनफ, ठीक है। और वो भी इस केस में कि आप सबसे पहले अपनी इंग्लिश पे काम शुरू करें, इंग्लिश पे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, उससे अपनी प्रेसेस लिखना शुरू करें, वहाँ से अपने पढ़ें आर्टिकल्स वगैरह को। इसके लिए भी मैं आपको आईसेप की एक फ़ीचर है, उसके जो बहुत अच्छा फ़ीचर है मेरे ख्याल में लोगों के लिए, कि उनको प्रिपेयर्ड, उनको कन्फ्यूजन से निकाल देता है। वो है कि आईसेप जो है आपको आर्टिकल्स डिकन्स्ट्रक्ट करके देता है। इनके वीकली एक बुकलेट पब्लिश होता है जिसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, वो डिकन्स्ट्रक्ट हुए होते हैं। उसमें आपको आर्टिकल के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस जो मेन इशू है उसको अलग से एक्सप्लेन किया जाता है। उसमें अगर कुछ कॉजेज़, कुछ इम्प्लीकेशंस, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको अलग से एक्सप्लेन किया जाता है। और तीसरी चीज़, कोई वे फॉरवर्ड है, कोई सोल्यूशन है, तो वो अलग से है। ये एक किस्म की आपकी प्रिपेयर्ड चीज़ है, प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, जिसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आप उन बुकलेट्स में से ही हाईलाइट करने अपने टॉपिक से अकॉर्डिंग। अगर कोई चीज़ पाक इंडिया रिलेशन के ऊपर है तो मैं देख लूँ कि हाँ ये उसकी इस एरिया में कवर हो रही है या इसका सोल्यूशन है। या अगर वो इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, तो मुझे इन्फ्लेशन की फिगर्स, मुझे जो हैं डेट सर्विसिंग की कितनी चल रही है, हमारी डेट क्या चल रहा है, या हमने कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, उसकी फिगर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा कॉजेज़ हैं, वो मुझे अलग पता चल जाएगा कि इसकी कॉज क्या है। इसकी कॉज मिसमैनेजमेंट है, इसकी कॉज ये है कि हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस ज़्यादा हैं, इसकी पुअर पॉलिसी मेकिंग है। वो पॉइंट्स मुझे अलग से प्रिपेयर मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली मुझे वो काम खुद से नहीं, एक आर्टिकल को पढ़ के जो मैं घंटे में प्रिपेयर करूँगी, वो आईसेप आपको प्रिपेयर दे रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। उसके अलावा मज़ीद यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, अच्छा, ये एक और यहाँ क्वेश्चन है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स का इशू होता है कि हमारे जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, हम साइंसेस पढ़ कर आ रहे हैं, साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिहाज से हमें क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी चाहिए। तो आप, अगर आपने फ़िज़िक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप फ़िज़िक्स को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप उसके सिलेबस को देखें पहले, बहुत से लोग हैं वो ऑप्ट करते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम टॉप 10 में भी 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फ़िज़िक्स को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ था। उसके अलावा अगर आप आइडियली मैंने आपको 2 सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग्स बता दी हैं, आईआर का या पॉलिटिकल साइंस का, तो वो आपको साइंसेस के लिहाज से उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। डेफिनेटली आपको हार्डवर्क और डिवोशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा। आपको चीज़ें फ्रॉम दी वेरी स्क्रैच शुरू करनी पड़ेंगी, लेकिन दैट इज़ नॉट अ टफ जॉब, आप इजीली कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में एक सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग के लिए 15 to 20 डेज़ आर इनफ। अगर आपने उसको उन दिनों में उसको अच्छी तरीके से, ये नहीं कि आप बस एक चीज़ को गो थ्रू करें। जब आपने पढ़ना शुरू किया, आपको जो इशू लग रहा है इस तरह का कि ये मेरी समझ से बाहर है, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा, आप उसको अंडरलाइन करें। वहीं पर आप अपनी कोई गूगल से सर्च करें, उसके कॉन्सेप्ट देखें, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और जो इंपॉर्टेंट उससे रेलिवेंट पॉइंट है जो कि उसको ईजिली एक्सप्लेन कर रहा है, आप उससे रेलिवेंट अपना एक वो स्टिकर वगैरह ये कुछ बना के वहाँ पर पॉइंटर्स लगा लें। तो दिस इज़ हाउ आपकी पूरी चीज़ ऐसे प्रिपेयर हो जाती है कि सेकेंड रीडिंग में आपको ये लगता है कि आपको हर चीज़ पहले से ही आती है। बस आपको एक सेकेंड रीडिंग में आपका विजन डेवलप होता है, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस। पहली सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, दूसरी में आपका क्रिटिकल एनालिसिस होता है, और तीसरी फिर अगर आप कर लें तो दैट इज़ वेरी गुड कि उसके बाद फिर आप इजीली अपने आपको एक मैच्योर राइटिंग, एक कॉन्फिडेंट राइटिंग कर सकते हैं। अगला सवाल मुझसे इंडो पाक के बारे में कि इंडो पाक हर बार हिट होता है, तो हर दफ़ा कोई ना कोई सब्जेक्ट तो हिट होता है। यूएस हिस्ट्री भी पिछली 2-3 दफ़ा बुरी तरह हिट हुआ है। 2019 में, 2018 में मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ जिन्होंने अराउंड 700 स्कोर किया है, लेकिन इंग्लिश के दोनों पेपर्स पास हैं, ऐसे पास है, प्रेसी पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएस हिस्ट्री में 27, 28, 32 मार्क्स, और वो उसको क्वालिफाई नहीं कर सके, तो जिसकी वजह से उनकी अटैम्प्ट ज़ाया हो गई। तो ये अल्लाह पे तवक्कुल रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अपनी नमाज़ें पूरी पढ़ें कि आपकी सब्जेक्ट्स हिट ना हो। बाकी हिट कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। इंडो पाक टफ़ है,
सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन इसीलिए मैं कहूँगी जिनको इंटरेस्ट है इंडो पाक में, जो हिस्ट्री को इतनी डिटेल में पढ़ सकते हैं वो ऑप्ट करें, क्योंकि इंडो पाक जो है वो आपको 7-12 से शुरू करके ऑनवर्ड्स 1999 तक पढ़नी पड़ती है, जो इंडो पाक हिस्ट्री का सिलेबस है। और इसमें आपको सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर पर्सपेक्टिव से उनका आर्ट क्या था, कल्चर क्या था, आर्किटेक्चर क्या था, डायनेस्टीज का सब पढ़ना पड़ता है। और फॉरेन पॉलिसी भी 1999 तक आपको सारे रिलेशंस देखने पड़ते हैं। रिलेशंस तो इतना इशू नहीं है, और फॉरेन पॉलिसी क्योंकि वो तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ रहे होते हैं। बाकी आपको हिस्ट्री का देखना पड़ता है, जिस तरह मुगल एम्पायर है, स्लेव डायनेस्टी है, जितनी भी सुल्तनत के एम्पायर की डायनेस्टीज़ हैं वो सब आपको अलहदा से पढ़नी पड़ेंगी। और अगर 1857 से ऑनवर्ड्स देखें तो वो आपके पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा आईसेप के टीचर के बारे में पूछा जा रहा है कि कोई इकोनॉमिक्स का टीचर है, तो इसके बारे में आप एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ की उनसे रब्ता करें। एडमिन ही आपको इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। करंट अफेयर्स की बुक का पूछ रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो डॉन न्यूज़पेपर या कोई और अच्छा सा न्यूज़पेपर पढ़ें। उसके अलावा मैगज़ीन्स पढ़ें, बहुत सारे ऐसे मैगज़ीन्स अवेलेबल हैं, जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन। अगर मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने सिर्फ हिलाल मैगज़ीन पढ़ा है, जो कि एक मिलिट्री का मैगज़ीन है, इंग्लिश में ही होता है। वो इस तरीके, वो बिल्कुल एक क्वेश्चन की फॉर्म में उनके आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। मैंने ये वाहिद है जो कि मैंने खुद पढ़ा है डॉन न्यूज़पेपर के अलावा। इसी के थ्रू मैंने अपना सारा करंट अफेयर्स का पेपर अटैम्प्ट किया, और ये काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि इसमें सारी रेलिवेंट करंट चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। करंट अफेयर्स जब आप पढ़ने लगें तो आपने ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना, आपने करंट चीज़ों को, करंट इश्यूज़ को पिक करना है। फॉर इंस्टेंस अभी पैलेस्टाइन का इशू है, तो पैलेस्टाइन में जो इशू चल रहा है आपने उस मेन इशू को देखना है, उसके रीज़न क्या है शुरू होने की, उसको सोल्यूशन के लिए क्या पहले क्या इससे वे फॉरवर्ड क्या प्रेजेंट किए गए हैं, क्या यूएन की रेजोल्यूशंस हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में, यूएस का क्या रोल है, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ का क्या रोल है, ये सब आपको करंट सिनेरियो में देख रहे हैं। आपको हिस्ट्री नहीं लिखनी, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री लिखेंगे तो आप करंट अफेयर्स है, सिंस इट इज़ करंट अफेयर्स, तो आप अपने मेन इशू से डाइवर्ट हो जाएंगे। आप मेरे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया। मैथ्स एज अ सब्जेक्ट भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स में आपके पास ग्रेजुएशन है या कोई हायर स्टडीज़ हैं, मास्टर्स वगैरह, तो डेफिनेटली आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये गारंटी है कि आप इतने प्रिपेयर्ड हैं कि आपको उस आउटलाइन के मुताबिक आप अटैम्प्ट कर सकें। और ये स्कोरिंग भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा, वो इस वजह से क्योंकि मैथ्स है तो इसमें सारी कैलकुलेशंस हैं, सारे सोल्यूशंस हैं। इसमें आपने कोई राइटिंग नहीं की, आपने कुछ थ्योरेटिकल नहीं लिखा, तो उस तरह मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो डेफिनेटली आप 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा लॉ बैकग्राउंड के हवाले से ऑप्शंस की सिलेक्शन लॉ बैकग्राउंड वालों के लिए तो काफ़ी आसानी है। उनको एज़ फार एज़ आई नो पॉलिटिकल साइंस भी काफ़ी हद तक पढ़ाया जाता है। उसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस का भी उनको नॉलेज होता है, वो लॉ का सब्जेक्ट भी अपने लिए ईजीली ऑप्ट कर सकते हैं। तो 300 मार्क्स के सब्जेक्ट्स तो उनके लिए कोई इशू नहीं है। बाकी वो अपनी लैंग्वेजेस में से कुछ ले सकते हैं सब्जेक्ट, या जो एनवायरमेंटल साइंस वाला ग्रुप है जेंडर स्टडीज़ का, उसमें से ऑप्ट कर लें। हिस्ट्री उनके लिए मसला नहीं होगा, पॉलिटिकल साइंस या आयर ऑप्ट करना उनके लिए मसला नहीं होगा, और लॉ के सब्जेक्ट्स में भी ऑप्ट करना उनके लिए कोई मसला नहीं है। सो दिस इज़ एन ईजी जॉब फॉर द लॉयर्स। अच्छा, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के बारे में मेरा सेम स्टांस है मैथ्स वाला, कि अगर आप इतने श्योर हैं, क्योंकि हमारी इस दफ़ा जो टॉपर है उन्होंने भी स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन है हार्ड नोट्स और सॉफ्ट नोट्स के बारे में, कि मैं क्या प्रेफर करूँगी या क्या ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि आप सॉफ्ट में पढ़ सकते हैं, आपका इतना स्टेमिना है, तो आप पढ़ें। मैं अपने लिए पर्सनली मुझे हार्ड नोट्स पसंद है, क्योंकि मैं उसके ऊपर मार्क कर लेती हूँ चीज़ें, और उसको मैं बार बार रिवाइज़ कर सकती हूँ। तो जब मैं पेपर में भी जाने लगी थी तो मैं अपने वो हार्ड नोट्स साथ लेकर गई थी। अगर मुझे सॉफ्ट में भी कोई चीज़ पसंद आती है तो मेरे पास प्रिंटर था, मैं उसी टाइम पर उनके प्रिंट्स निकाल लेती थी और उनको अपने पास रखती थी। फिर उन्हीं में से अपने आंसर्स बनाकर और हाईलाइट करके चीज़ें जो हैं वो मैं प्रिपेयर कर लेती थी। तो मेरे ख्याल में हार्ड नोट्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको कुछ हद तक नोट्स मेकिंग करनी है, जिस तरह आप स्टेट्स वगैरह फैक्ट्स एंड फिगर्स के रखते हैं, आप कोर्स अपने लिए प्रिपेयर करके रखते हैं, तो ये तो आपके हार्ड नोट्स आपने अपने हाथ से नोट्स मेकिंग की। उसके अलावा आपको कुछ शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वो बुलेट पॉइंट्स आपको लास्ट डे पे बहुत हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कुछ भी जाकर डिटेल में पढ़ सकें। 2 पेपर एक दिन में होते हैं, तो दैट इज़ अ टफ जॉब, जो कि यूजुअली फरवरी में FPSC के पेपर्स कंडक्ट होते हैं, और 6 दिन के अंदर 12 पेपर्स हो जाते हैं।
हाँ जी, मैं आईसेप रिकमेंड कर रही हूँ। अच्छा इंस्टीट्यूट है सिंस इट हैज़ बेस्ट फीचर्स, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। ओके यहाँ एक क्वेश्चन है कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या ये ऑप्शन होता है कि एलिजिबिलिटी की एज उनके लिए एक्सटेंड हो, जिस तरह 32 ईयर्स तक तो आई गेस होती है। ये पॉलिसी आप लोग एफपीएससी की वेबसाइट पर चेक कर लें। ये आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी सर्विस आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। एज कितनी रिक्वायर्ड है? एज और एजुकेशन आपकी बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, चाहे वो आप सिंपल बीए हों या आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं या आप ऑडिटर हैं, आप जो भी हैं, आप बैचलर्स तक अगर आपके पास हायर एजुकेशन की ऑथराइज्ड डिग्री है आपके पास बैचलर्स लेवल की, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो लिमिट जो है वो 21 to 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स का ये होता है कि अगर आप 29.5 के भी हैं तो आप अपने अटैम्प्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो एज जो है कट ऑफ एज डेट जो होती है वो अराउंड 31 अगस्त के पास 31 दिसंबर के पास होती है। तो उसके अकॉर्डिंग 29 से पहले ही आपको अपनी अटैम्प्ट देनी होती हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए रिकमेंडेड बुक्स। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 2 से 3 बुक्स पढ़ी थी, जिससे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल सत्तार की फ़ॉरेन पॉलिसी की बुक बताई, जिसमें मैंने फ़ॉरेन पॉलिसी का एरिया कवर किया था। उसके अलावा हम गवर्निंग द अनगवर्नेबल एक नई बुक है, वो मैंने पढ़ी थी। वो हमारे एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की बुक है, इशरत हुसैन की। उसमें काफ़ी वो बहुत अच्छी बुक है कि आपके पाकिस्तान के सारे इश्यूज़ कवर हो जाएंगे, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, सोशल भी, आपके गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, वो सब के सब इसमें एड्रेस होता है। तो सो दिस इज़ हाउ वो बुक का हर चैप्टर आपको एक अपना पाकिस्तान अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक चैप्टर प्रिपेयर करवा रहा है। लोकल गवर्नमेंट का अलग से चैप्टर है, फेडरल इश्यूज़ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में उसमें काफ़ी डिटेल्स है और रेलिवेंट मटीरियल मिला हुआ है। लेकिन सेकंड फिर वही चीज़ है कि आपको जब वो चीज़ें पढ़नी हैं तो आपको अपने लिए रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है। अगर वो चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप उसमें से सिर्फ सॉल्यूशंस पढ़ें, इश्यूज़ को पढ़ें, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि इतनी बुक्स आप कभी भी नहीं पढ़ सकते, वो भी 8-9 माह की तैयारी के अंदर। उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स के लिए मेरी ये 2 बुक्स थी। बाकी करंट अफेयर्स के जो इश्यूज़ थे वो तो हो ही रहे थे, वो भी इसमें हेल्प आउट कर रहे थे। जितने फॉरेन रिलेशन है पाकिस्तान के, इकोनॉमिक सोशल क्राइसिस जो इस टाइम पे है, वो सब आपके करंट अफेयर्स से, आपके करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स से, करंट एनालिसिस से ही होते हैं। उसके अलावा डेफिनेटली आप एक की बुक लें जिसके अंदर सब चीज़ें एड्रेस हो रही हों। वो बुक आपको एक जनरली एक आउटलाइन ओवरव्यू देने में हेल्प आउट करती है। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन वो आपको अपने इंटरव्यू के लिए फर्स्टली आपको अपनी इंग्लिश राइटिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और वो राइटिंग मैंने आपको बता दिया कि आप फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, आप वो करें। आप अपनी कोई ना कोई इस तरह की बुक हो जिसके साथ आप वोकैबलरी वगैरह अपनी बिल्डअप करें प्रेसी के लिए। उसके अलावा आप अपने ग्रामर को ठीक करें, आप अपनी सेंटेंस मेकिंग करके टीचर्स को चेक करें। जब आप अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो आप सेंटेंस मेकिंग से शुरू करें। आप सीधा एक पैराग्राफ ना जाकर लिखें, आप सेंटेंस मेकिंग करें। जब आपकी वो मेकिंग अच्छी हो रही है, आपकी ऐसी मेकिंग आ रही है कि आपके उसमें वर्ब्स के इश्यूज़ नहीं आ रहे, नाउन्स के इश्यूज़ नहीं आ रहे, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप पैराग्राफ्स की तरफ मूव करें। सो दिस इज़ द वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करें? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप लोग मैंने आपको बता दिया कि अब आपके सामने एक पूरा व्यू रखती है कि आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड देखना होता है, आपको अपना इंटरेस्ट देखना होता है। और तीसरी बात है कि अगर आप कहीं से किसी एक्सपर्ट टीचर से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो भी अगर आपके पास कोई अवेलेबल है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लें। पहली तो बात यह है कि मैंने आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो आपको स्क्रैच से ही पढ़ना पड़ेगा, अनलेस कि आपके पास उसके लिए कोई एजुकेशनल पीछे बैकग्राउंड है बिल्ट। दूसरी बात, आप पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देख लें कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो हिट हो रहे हैं। इट इज़ प्रिफर्ड कि आप वो रिकमेंडेड कि आप वो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने से अवॉइड करें, उसी ग्रुप में से कोई और चूज़ कर लें जो कि सब्जेक्ट्स हिट हो रहे हैं जिसके चांसेस हैं। फॉर इंस्टेंस 2016 में टाउन प्लानिंग का पेपर बहुत बुरी तरह हिट हुआ था। सिर्फ 2 से हार्डली 2-3 लोग थे जिन्होंने, जो क्वालिफायर्स में से थे, जिन्होंने टाउन प्लानिंग ऑप्ट किया हुआ था। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ टाउन प्लानिंग की वजह से अपने ऐसे प्रेसी पास करने के बावजूद भी क्वालिफायर्स की लिस्ट में नहीं आ सके थे।
वोकेबलरी के लिए मेरा एक्सपीरियंस, वोकेबलरी इंप्रूव करने का के मल्टीपल तरीके होते हैं। कुछ 501 और इस तरह के नाम से गैट की, ग्री की बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी वोकेबलरी को इंप्रूव कर सकते हैं। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा तरीका ये था कि अगर मैं डॉन का न्यूज़पेपर भी पढ़ रही हूँ तो उसमें अगर कोई मुश्किल वर्ड आ रहा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती या मुझे नहीं इसका मीनिंग आता, मैं उसको अपनी मैंने अलहदा से पेपर बनाया हुआ था जिसपे मैं लिख लेती थी। मैंने अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग पेपर्स A, B, अल्फ़ाबेट C सब के लिए मैंने पेपर बनाए हुए थे पेपर्स, उनके ऊपर मैंने कर लिया था अपने, उनको नोट डाउन कर लेती थी, बाद में उनको रिवाइज़ करती थी। इस तरीके से आपकी जो वोकेबलरी है वो ऑटोमेटिकली इन्हेंस होती जाती है। सो ये दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म टास्क। आप महीने में अपनी वोकेबलरी इंप्रूव नहीं कर सकते। ये भी वो एक्टिविटी है, इंग्लिश की ही एक्टिविटी है सेंस कि आपको ये शुरू से स्टार्ट करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताऊंगी कि सिंस अब जिन लोगों के पास कोई गाइडेंस नहीं है, जिनको ना फैमिली में कोई गाइडेंस है, ना उनके पास कोई इस तरह की पहले से चीज़ें बिल्ट हैं कि वो उनकी बेसिस पे कर सकें, तो उनके लिए सजेस्टेड है कि वो डेफिनेटली कोई ना कोई एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें। इसी लिहाज से ICEP का एक सेशन है जो कि 24 मई से स्टार्ट हो रहा है और ये 5 मंथ का सेशन है जिसमें पहला माह जैसे मैंने आपको बताया फाउंडेशन कोर्स का होगा जिसमें आपकी इंग्लिश के ऊपर वर्कआउट किया जाएगा। और इसमें बेहतर है कि आप इंग्लिश ही करें और अपना करंट अफेयर्स के ही डॉन न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू करें, बाकी सब्जेक्ट्स को भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि जब आपकी ये चीज़ें बिल्ड हो जाएंगी तो डेफिनेटली आप बाकी सब्जेक्ट्स जल्दी कवर कर पाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन है कि 27 years of age I am and I want to do CSS, can I do it in 3 years? So definitely you can do it in an year with complete devotion, hard work, commitment and of course the prayers. आइडियल टाइम पीरियड यही होते हैं 7 to 8 months आर इनफ, और वो आपको इस तरह नहीं करने होते कि आप उसमें अपनी सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी कैरी ऑन कर रहे हैं, हर तरह की एक्टिविटी भी कर रहे हैं और उसके अलावा जो है आप लोग ये भी कर रहे हैं कि पढ़ भी रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपने अपनी तैयारी शुरू की है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी कोरोना की तरह मेंटेन करनी पड़ती है। तो कोरोना का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम कि इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आप इसमें अपने घर बैठ के, जब लॉकडाउन है, चीज़ें बंद हैं, तो डिप्रेशन में जाने की बजाय, टेंशन में जाने की बजाय आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें। सिंस CSS करने के बाद यू हैव अ कंप्लीट जॉब सिक्योरिटी, यू हैव अ हाई सोशल रिकग्निशन, यू हैव इनफ पावर टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। सो इट इज़ बेटर कि आप जब अपनी तैयारी शुरू करें तो आप अपनी बाकी जो हैं इररेलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको अवॉइड करें। कोई जॉब करता है तो दैट इज़ नॉट एन इशू, आप अपनी जॉब मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि जॉब के साथ भी CSS हो जाता है। बस आपको टाइम पीरियड जो है 7 to 8 months आर इनफ with a devoted time frame, with a devoted strategy and a devoted like your preparation. सो दूसरी इसकी स्ट्रेटजी के बारे में ये होता है कि स्ट्रेटजी आप किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलें और क्या करना चाहिए आपको। मैंने आपको ये बताया कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मत जाएं, निटी-ग्रिटीज़ में मत जाएं। आप एक अपनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करें, आप अपने टाइम को डिवाइड करें कि मैंने हर सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है कि वो कवर हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं दिया, वो एक सब्जेक्ट अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं, आप इंशाल्लाह आप सब लोग पास भी कर जाते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट जो है वो आपका स्कोर और आपकी एलोकेशन लिस्ट में आपको नीचे लेके जा सकता है या फिर आप अनएलोकेटेड रह सकते हैं। Do you think academy is necessary? No, I don't think academy is necessary. But if you feel a need to get some guidance, so definitely academies help you out in that matter. So आप academies join करें अगर आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। और इंग्लिश के लिए आप ज़रूर कोई ना कोई अच्छा मेंटोर अपने लिए ढूंढें। अकेडमी के लिहाज से जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ICEP का सेशन ज्वाइन करें जो कि 24 मई से स्टार्ट हो रहा है 7 बजे के करीब तकरीबन उनका आई गेस जी 5 माह का सेशन है। 24 मई को उनका सेमिनार है, वो आप अटेंड करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ICEP आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। 3-4 तो मैं आपको इन्यूमरेट कर चुकी हूँ कि दैट आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। एक आपको इंग्लिश फाउंडेशन के लिहाज से, एक आपको अपने कोर्सेज जो वो डॉन के आर्टिकल्स की डीकंस्ट्रक्शन के लिहाज से है। तीसरी आपकी जो टेस्ट सेशंस होते हैं, टेस्ट सेशन ये कि जब आपने 5 माह का कोर्स कर लिया तो आप जितनी देर भी हैं आप अपने टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट आपकी असल में मेच्योरिटी लाते हैं, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस
प्रैक्टिस भी हो रही है, आप लर्निंग फेज़ में भी हैं, और उसके अलावा आपको अच्छे मेंटर्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें जहाँ पर भी आप स्टक हो गए हैं। क्योंकि जो CSS उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे फेजेस के अंदर आपको लगता है मैं ये नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारे में आप इन द सन होते हैं कि नहीं ये तो मैं तो आउट क्लास हूँ, मैं तो ये कर ही लूँगा। तो आपको ना ये आपको अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट बनाते हैं ना अंडर कॉन्फिडेंट। आपको मियाना रवि से करने में भी इसी तरह के मेंटर्स और काउंसलिंग की हेल्प आउट करती है। अच्छा, उसके अलावा एक क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल है पर इसकी कोई एकेडमी अवेलेबल नहीं है, एकेडमी कोई ऑप्ट नहीं करवा रही है सब्जेक्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए एकेडमी ही चाहिए हो। अगर आपका बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली आपके पास इनफ नॉलेज होगा। इसके बाद बेहतर ये है कि आप उस नॉलेज के साथ जो है अपनी बुक्स लें, उन बुक्स को स्टडी करें। तो इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल है तो ये आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कंपल्सरी करंट अफेयर्स या ऐसे इंग्लिश ऐसे प्रेसी जिसके लिए आपको ज़रूर गाइडेंस की ज़रूरत पड़े। ओके, पीपल टेल नेम्स अबाउट बुक्स विच यू कंसल्ट इन योर CSS जर्नी। तो मैं ऑलरेडी आपको 5 to 6 बुक्स बता चुकी हूँ। जिस तरीके से अब्दुल सत्तार की फॉरेन पॉलिसी वाली बुक है, इशरत हुसैन की गवर्निंग द अनगवर्नेबल की बुक है, उसके अलावा डॉक्टर सुल्तान खान की मैंने 2 बुक्स आपको रिकमेंड की हैं। इसी तरीके से मैंने और भी 4 to 5 बुक्स थी जो पढ़ी हैं, जो जिनके अभी तक मेरे ऑथर्स के नाम मेरे जहन में नहीं है। तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए ये मस्ट है कि 1 या 2 बुक्स आपके पास ऐसी हों जिनमें से आप जो बड़े ऑथर्स की हों, जिनमें से आप अच्छे कोट्स निकालें और उन कोट्स को आप यूज़ करें। क्योंकि मैच्योर राइटिंग ये वो काम है जो हर एस्पिरेंट नहीं करता। ऑनेस्टली ये वो काम है जो हर एस्पिरेंट नहीं करता, और जो ये करेगा वो आउटस्टैंड करेगा। Okay, there is a question like newspaper reading is mandatory. So I would say yes, it is not mandatory but it is quite helpful क्योंकि आपकी जो करंट इश्यूज़ हैं, आपकी वोकेबलरी है, आपकी राइटिंग के अंदर मेचोरिटी है, वो सब एलिमेंट्स आपको न्यूज़पेपर एक सिंगल पेपर है जो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। सो व्हाई नॉट न्यूज़पेपर। तो इसके लिए भी डॉन का यूजुअली स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ते हैं, मैंने भी ज़्यादा डॉन का ही पढ़ा है न्यूज़पेपर। मैं उसी में से प्रेसेस बनाती थी। अगर वहाँ पे एडिटोरियल है उसको मैंने पढ़ा है, 2 दफ़ा पढ़ा, 3 दफ़ा पढ़ा, समझ आ गया, उसी की मैंने प्रेसी लिखी। सो ये आपकी प्रेसी की प्रैक्टिस भी हो रही होती है, साथ में आप उसमें से वोकेबलरी के वर्ड्स भी निकाल रहे हैं, साथ में आपको क्रिटिकल एनालिसिस आ रहा है, साथ में आपके करंट अफेयर्स की तैयारी हो रही है। जब इतनी सारी चीज़ें एक ही चीज़ में अवेलेबल हैं तो हम उसको क्यों ना यूज़ करें। सो दैट इज़ वाई न्यूज़पेपर इज़ हाईली रिकमेंडेड। हाउ टू प्रैक्टिस प्रेसी। प्रेसी का भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं। पहले आप छोटे पैराग्राफ्स लें, आसान पैराग्राफ्स लें, उनको करके देखें। जब आप उनकी अच्छी प्रेसी मेकिंग कर रहे हैं, 1/3 ऑफ दी आपको पीस ऑफ राइटिंग जो है उसको प्रेसी बनानी होती है। सो आप जब वो अच्छी करने लगे हैं तो आप थोड़ी जो है मैच्योर वोकेबलरी वाली, थोड़ी क्रिटिकल वर्ड्स वाली, थोड़ी इंट्रिकेट सेंटेंसेस वाली लें। सो दिस इज़ हाउ आप ग्रेजुअली मूव ऑन करते हैं। कोई भी इनिशियली ही प्रिपेयर नहीं आता कि वो CSS की प्रेसी उठाई, फॉरन अटैम्प्ट की और उसकी तैयार होगी। सो दिस इज़ नॉट देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दैट। So this is all about today. I have answered enough of the questions asked here. So I wish you all good luck for your CSS papers in 2022. Thank you so much. Allah Hafiz.